वेलकम टू टीपीटीसी क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन, द लॉ विच स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इट इज़ नॉन एज। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है वह नियम जिसके अंदर इलास्टिक लिमिट, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है ना, वो आप चीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये बोल रहा है द लॉ विच स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोड्यूस, यानी कि उस लिमिट के अंदर या वो लिमिट जिसमें स्ट्रेन के क्या होता है, समानुपाती होता है, वो नियम किसने बताया था या वो नियम क्या नियम कहलाता है। ठीक है, तो आंसर सोच लीजिए। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है बी, यानी कि हुक्स लॉ। ठीक है, अब देखिए कोई पूछेगा सर यहाँ पे इलास्टिक लिमिट लिखा है, लेकिन हुक्स का नियम तो होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक वाले। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है। अगर एग्ज़ाम में उसने इलास्टिक लिमिट दे के पूछ लिया है तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो इनिशियली कर्व फेज होता है बहुत जल्दी स्टार्ट होता है उसका, उस पॉइंट पे 0 से ए और ए से बी, है ना। 0 से ए स्ट्रेट होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हमारे पास में हमेशा ऑप्शन अगर प्रोपोर्शनल लिमिट होगा तो हमेशा ऑप्शन होगा, आंसर होगा हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट वाला। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, एक्सप्लेन कर रखा है, एक्सप्लेन दे रखा है। हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट की जगह हमको पता है प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में गलती और कन्फ्यूज़न ना हो। अगर ऑप्शन में इलास्टिक और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों साथ हैं तो आंसर हमेशा होगा प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, क्योंकि हुक का नियम इज़ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, नॉट द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबे हुक्स लॉ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, यानी कि एक आइसोट्रोपिक होमोजीनियस और इलास्टिक मटेरियल जो हुक का नियम का पालन करता है उसमें इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सोच लीजिए आप। आंसर सोच लिया तो देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा 3। ठीक है, 3 होते हैं कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, ई, शेयर मॉडुलस, जी और बल्क मॉडुलस के। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में मैंने पहले के वीडियोस में जो इन तीनों को अच्छे से समझा रखा है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। पर आप बोलोगे सर स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो तो क्या कहलाता है? यंग्स मॉडुलस। इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू परमिसिबल स्ट्रेस, और इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है ना, तो उसका आंसर सोच लीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर सोच लिया आपने, इसका आंसर होगा सी, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है? हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना, एकदम फैक्चुअल चीज़ है, इसको तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ हुक्स लॉ फॉर 1D सिस्टम। देखिए नया क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हुक्स लॉ फॉर 1D। 1D मतलब 1 डायमेंशनल सिस्टम। The relation between normal stress and corresponding strain, the relation between shear stress and corresponding strain, the relation between lateral stress and longitudinal and corresponding stress, none of the mention। ठीक है, ये बोल रहा है कि हुक का नियम जो होता है 1 डायमेंशन में क्या है, इन चीज़ों, इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर हुक का नियम की बात करते हैं तो हुक का नियम क्या होता है? हुक का नियम कहता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बात कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर होगा क्या? ए। ठीक है ना, क्योंकि इट इज़ सिंपली टेल अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन।
ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। सिम यानी कि होता है ना इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में लीनियर वेरिएशन, वो सिंपल होता है 1D डायमेंशन का, ठीक है ना। इसलिए इस चीज़ को आंसर को आप थोड़ा ध्यान रखना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किस पे निर्भर करती है? तो ऑप्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ लोडिंग, सॉरी टाइप्स ऑफ मटेरियल और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर सोच लीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इसको समझना, ये पूछ रहा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नहीं बात कर रहा है ई की, ठीक है ना। ई किस पर डिपेंड करता है वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता ही है हुक्स का नियम क्या होता है, हुक का नियम होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ई किस पर डिपेंड करेगा? ई डिपेंड करेगा सिग्मा अपॉन एक्साइलन, ठीक है। यानी कि टाइप्स ऑफ लोडिंग और टाइप्स ऑफ मटेरियल। क्या मटेरियल और लोडिंग की बात हो रही है? नहीं हो रही। बात क्या हो रही है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। कि डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। देखते हैं एरिया इसका आंसर ए, यहाँ पे एक्सप्लेन का दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड। यानी कि स्ट्रेस का वो मान या वह बिंदु जहाँ पे मटेरियल में एक्सटेंशन हो जाता है जबकि लोड का मान नहीं बढ़ता, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होता है? समझ रहे बात को? द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन लोड। यानी कि जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर हम पढ़ रहे थे उसमें वो पॉइंट क्या था, आपको वो कर वापस पढ़ना पड़ेगा, यानी वो कर वापस आपको देखना पड़ेगा। अगर वो कर्व आपको पता है तो इसका आंसर आप कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इलास्टिक पॉइंट होगा? नहीं। प्लास्टिक पॉइंट? नहीं। ब्रेकिंग पॉइंट? नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? यील्ड पॉइंट, डी, ठीक है ना। ये कर्व से आप इसको आंसर को कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन हुकन मटेरियल। निम्न में से कौन सा नॉन हुक मटेरियल है? नॉन हुक मटेरियल जो मटेरियल हुक के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। तो इन चारों में देखिए स्टील तो करता, ये तो कंफर्म होगा, यानी कि ये तो आंसर होगा ही नहीं। एल्यूमिनियम भी पता है एक प्रकार का आपका क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। तो एल्यूमिनियम को भी आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी दो तो आंसर आपको पता है, ये तो सही है, हमारे तो नहीं होंगे। यानी नॉन हुकन में या तो बी होगा या डी होगा। इन दोनों में ज़्यादा आपको पता लग रहा है कॉपर, सोचो कि कॉपर एल्यूमिनियम एक मतलब मटेरियल सा भी है, क्या पता ये करता हो। तो आंसर इसका है डी, रबर। रबर हुक के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए वेयर इन दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है। वेयर इन दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हुक्स लॉ इज वैलिड। अब हुक्स लॉ कहाँ होता है? इलास्टिक रेंज में बोलेगा ये, आंसर सी, ठीक है। अगर होता प्रोपोर्शन तो प्रोपोर्शन रेंज बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए गिवन मटेरियल, ठीक है। यानी कि हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, यानी कि हुक के नियम में हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो है वो क्या, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का हायर मान फॉर विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए गिवन मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेस लिमिट, स्ट्रेन लिमिट, प्रोपोर्शन लिमिट और सिग्निफिकेंट लिमिट। आंसर पता ही आपको, प्रोपोर्शन लिमिट ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो कई बार आंसर इसको हम देख चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल हैविंग ए कांस्टेंट लोड इंक्रीज विद द टाइम। यानी कि वो फिनोमिना जिसमें मटेरियल जो है उसमें कांस्टेंट लोड पे एक्सटेंशन होता है, वो क्या कहलाता है? आंसर सोच लीजिए। आंसर होगा इसका क्रीप। तो क्रीप में क्या होता है? क्रीप इज़ द परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कांस्टेंट लोडिंग, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चंस आज हुए हैं। तो 10 में से आप मुझे बताना कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से आपको आपने मार्क्स जो हैं वो शो करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक SFD एंड BMD, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।